6 महीने की तैयारी के बाद जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है तो हमें पूरी पूरी उम्मीद होती है कि जो रिजल्ट होगा वो हमारी मेहनत को ज़रूर जस्टिफाई करेगा। थोड़े टाइम पहले अगर हम बात करें तो रिजल्ट ईदर नेट होता था या जेआरएफ होता था। सो यूजीसी ने एक थर्ड कैटेगरी इसमें ऐड किया था, दैट वाज ओनली पीएचडी कैटेगरी। क्या नाम है कैटेगरी का? ओनली पीएचडी कैटेगरी। और जब ये कैटेगरी आई थी तब हम लोग बहुत खुश हुए थे कि एटलीस्ट नाउ वी डोंट हैव टू सिट फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च एंड पीएचडी एडमिशन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज करते थे। ठीक है, तो एक स्कॉलर का जो सपना होता था, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट जेआरएफ, वो भी यही रहता था, पीएचडी में जाना। बट यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में चेंजेस कर एक नई कैटेगरी ऐड हुई, दैट इज ओनली पीएचडी कैटेगरी। ठीक है, दैट मीन्स इस कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और उस 1 ईयर में आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, 60% सीट्स जो होती थी वो आपके लिए पीएचडी में फिक्स होती थी फॉर नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स, और 40% सीट्स जो होती थी वो होती थी नॉन नेट कैटेगरी, नॉन जेआरएफ कैटेगरी वालों के लिए। और इस 40% पे जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता था उसका यूनिवर्सिटी एक रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता था टू चेक द पीएचडी के लिए उसका रिसर्च एप्टीट्यूड है या नहीं। तो ओनली पीएचडी कैटेगरी आने से हुआ क्या कि सरकार ने गाइडलाइंस दे दी, यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस पास हो गई कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एक रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेगी। यूजीसी नेट जेआरएफ के स्कोर के बेसिस पर ही अब पीएचडी कैटेगरी के लिए एडमिशन होगा। तो ये जो हर यूनिवर्सिटी का अपना रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन था वो प्रथा जो थी वो बंद हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, ईदर यू आर नेट जेआरएफ, ईदर यू आर नेट, और थर्ड कैटेगरी इज ओनली पीएचडी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है तो आपको लगेगा मैम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना, आप भी मुझे यही कहोगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक बहुत बड़ा प्रूफ। अब मैं आपको ये बताने वाली हूं, ये क्लियरली मेंशन्ड है आपके यूजीसी नेट के ब्रोशर में, क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी व्यक्ति नेट जेआरएफ या नेट या ओनली पीएचडी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करता है तो 70% वेटेज उसके स्कोर को दिया जाएगा और 30% वेटेज उसके इंटरव्यू को दिया जाएगा। इंटरव्यू जिसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, ध्यान से देखो, 70% वेटेज आपके स्कोर को दिया जाएगा। और ये हमारी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट है जो हम सबकी फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 70% वेटेज आपके स्कोर को दी जाएगी और 30% वेटेज आपके प्रपोजल प्रेजेंटेशन को दी जाएगी जो आप वहां जाके प्रेजेंट करने वाले। अब जाहिर सी बात है ना बेटा, जिसका जेआरएफ क्वालिफाइड है उसका स्कोर ओनली पीएचडी कैटेगरी से तो ज्यादा है, ये भी क्लियर हो गया। अब जिसका स्कोर नेट कैटेगरी क्वालिफाइड है उसका स्कोर भी ओनली पीएचडी से ज्यादा हो गया, यानी कहीं ना कहीं इस 70% वेटेज जो स्कोर को दी जा रही है तो आपके जेआरएफ का स्कोर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम नेट का, उससे कम जिन्होंने थर्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है, यानी ओनली पीएचडी वाले वैसे ही थर्ड नंबर पे हो गए। अब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा है कि सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है। ठीक है, पोस्ट दैट आप जो प्रेफरेंस देंगे वो नेट वालों को देंगे। अगर तब भी सीट फिल नहीं होती है देन दे विल गो टू ओनली पीएचडी कैटेगरी। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें नंबर ऑफ सीट से 4 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीट से 4 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते?
क्या आपको नहीं लगता कि, मुझे तो ऐसा लगता है जीआरएफ और नेट में ही सीट्स फिल हो जाएंगी, ओनली पीएचडी तक पहुंचने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। ये क्लियरली लिखा, अगर आप इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट को रीड करते हैं, इसमें ब्लॉक ए में कौन कौन से कैंडिडेट्स है जिनका जीआरएफ क्वालिफाइड है, ब्लॉक बी में कौन है जिनका नेट क्वालिफाइड है, और ब्लॉक बी में थर्ड कैटेगरी है जिनका पीएचडी क्वालिफाइड है। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम ब्लॉक ए बी सी। In each phase, seats will be first filled from candidates of Block A. तो Block A के कैंडिडेट्स कौन है, JRF. If seats remain vacant, अगर सीट्स खाली रहती हैं तो वो ब्लॉक बी को प्रेफरेंस देंगे। ब्लॉक बी में कौन आता है, नेट और पीएचडी वाले, ठीक है। एंड देन दे मे बी कंसीडर्ड एज पर मेरिट। अब देखो, जहां नेट और ओनली पीएचडी बैठेगा, जाहिर सी बात है नेट वाले का स्कोर ओनली पीएचडी से ज्यादा होगा। अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, 208 कट ऑफ है जीआरएफ के लिए, वहीं पर 182 कट ऑफ है नेट के लिए, और इवन लाइक 150 के आसपास आपकी ओनली पीएचडी जाती है। तो देखिए इस बीच में इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि सीट्स यहीं फिल हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो, और स्कोर वैसे भी कितने टाइम के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए। अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ है, फरवरी में, ठीक है। अब आप मुश्किल से अप्लाई कर पाओगे जून जुलाई वाले महीने में जब पीएचडी की सीट्स निकलेंगी। फिर दिसंबर जनवरी में सीट्स निकलती हैं, बट दिसंबर जनवरी में सीट्स कम निकलती हैं, उतने में आपके ओनली पीएचडी कैटेगरी की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। 1 साल कंप्लीट हो जाएगा फरवरी 2027 में। तो प्लीज ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, ओनली पीएचडी कैटेगरी बहुत अच्छी है अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप ओनली पीएचडी क्लियर होने पे बहुत खुश हो रहे हैं ना, तो खुश मत होइए, एक बार फिर से रीबैक कीजिए, रीबूट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट एमिंग फॉर जेआरएफ। और अगर आपकी एज लिमिट नहीं है देन स्टार्ट एमिंग फॉर नेट। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस 1 साल में आप कोशिश मत कीजिए। देखिए, अगर आप मास्टर्स अपीयरिंग हैं, मान लीजिए अभी आप मास्टर्स के 2nd सेमेस्टर में, आपके लिए वैसे ही ओनली पीएचडी कैटेगरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम आपकी मास्टर्स कंप्लीट होगी, आपका वैलिडिटी ऑफ ओनली पीएचडी कैटेगरी खत्म हो जाएगा। जीआरएफ की वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है, नेट की फॉरएवर होती है, ओनली पीएचडी कैटेगरी का जो स्कोर है वो 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपने नेट एंड पीएचडी क्वालिफाई किया है तब भी उस स्कोर की वैलिडिटी 1 साल ही है, ठीक है। नेट का सर्टिफिकेट हमेशा वैलिड रहेगा, लेकिन वो स्कोर फॉर पीएचडी एडमिशन 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब आ जाइए, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है और आपका ओनली पीएचडी में क्वालिफाई हो चुका है, तो प्लीज अब आपके पास जो बचने का तरीका है वो है 30% वाला। आप अपना प्रपोजल इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि आप जेआरएफ वालों के प्रेजेंटेशन से भी बेटर प्रेजेंटेशन देते। सबसे पहली बात, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो आप फुल टाइम पीएचडी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का सोचना भी मत, अनलेस आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो। देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो ज्यादा होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। तो अगर आपका ओनली पीएचडी क्वालिफाई है तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल रीजंस हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फिर तो आप फुल टाइम के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। अब पार्ट टाइम और फुल टाइम में फर्क है। अगर जिनका जेआरएफ होता है ना, वो सिर्फ फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं, तभी उनका जेआरएफ अवेल होता है। स्कॉलरशिप सिर्फ फुल टाइम अवेल होती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जल्दी से अपना प्रपोजल रेडी करना है और उस प्रपोजल को हमसे भी चेक करवा लेना, ठीक। आपको उसमें पहला चैप्टर रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, जहां पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस भी मेंशन करेंगे, साथ में मेंशन करेंगे अपनी नीड ऑफ स्टडी और सबसे पहले अपने ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फिर रिव्यू करेंगे लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को, ठीक है। कम से कम आपको 8 to 10 रिव्यूज जरूर दीजिएगा, ठीक है। देन रिसर्च मेथडोलॉजी, जहां पर आपका बताना है रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च का टाइप क्या है, डेटा का क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, और टूल्स क्या रहने वाले हैं, और सैम्पलिंग के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, एंड देन रेफरेंसेस। सिर्फ ये 4 चैप्टर्स बनते हैं प्रपोजल में, ठीक है। अब आपने हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है।
एटलीस्ट आपको अब किसी भी यूनिवर्सिटी का रिटर्न एग्जाम तो नहीं देना ना, आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई कर लिया। और वैसे भी अब हर यूनिवर्सिटी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन दे रही है। कॉमन रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशंस खत्म कर दिए गए, सो यू आर इन अ सेफ जोन। आप सारा ध्यान अब प्रपोजल बनाने पर लगाइए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको पता है सबका फॉर्म फिल कीजिए। बस ये देख लीजिएगा उनका जो नैक का स्कोर है ना वो B+ से ऊपर हो, ठीक है। उससे बियॉन्ड में अगर आप जाएंगे यानी वो यूनिवर्सिटी इतनी रेप्यूटेड नहीं है। एंड देख लीजिएगा अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी है देन गो फॉर प्राइवेट। अगर लगता है कि इतनी फीस नहीं पॉसिबल है देन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। मेजरली सैलरी इशू रहता है, ऑथेंटिक और क्वालिटी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मेंटेन कर रहे हैं, नॉट ऑल लेकिन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा करवा रहे हैं, ठीक है। अब प्रपोजल कैसे बनाना है, प्रपोजल बनाने के लिए मैं आपको आज एक सीक्रेट ट्रिप देती हूँ। आपने अगर मेरा ये सेशन यूट्यूब पे नहीं देखा ना, इस सेशन को जरूर देखिए। मैंने इसमें 45 मिनट्स में आपको पूरा प्रक्रिया बताई है रिसर्च प्रपोजल बनाने की। इस सेशन का लिंक आपके YouTube के पेज पर भी है। इस सेशन का लिंक मैं आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर कर रही हूँ। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई है कैसे आपने प्रपोजल बनाना है, बिकॉज वो 45 मिनट्स का पूरा सेशन है जो मैं भी आपको इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट शॉर्ट में आई विल टेल यू। जितना हो सके सबसे पहले अपना एक एरिया डिसाइड कीजिए, लाइक मुझे थिंकर्स पे काम करना है, या मुझे पॉलिटिकल थ्योरी पे काम करना है, या मुझे एंशियंट हिस्ट्री पे काम करना है, या मुझे साइकोलॉजी में काम करना है, या इंक्लूसिव फील्ड में करना है, या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में करना है। पहले एक एरिया डिसाइड करो एंड देन उस एरिया में गूगल पर जाओ। सिंपल है, आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपने गूगल खोला, यहां गूगल पे लिखिए रिसर्च पेपर्स ऑन साइकोलॉजी एंड NEP 2020। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरिया पे काम करना है। ये देखिए गूगल ने मुझे कितने सारे ये स्कॉलरी आर्टिकल्स हैं, कितने सारे आर्टिकल्स खोल के दे दिए। दीज ऑल आर रिसर्च पेपर्स। आप इनमें से कम 5 से 7 पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए। 5 to 8 पेपर्स को डाउनलोड करो और उनको रीड करो। ठंडे दिमाग से शांत होकर बहुत अच्छे से उनको डीप में रीड करो। जब आप इतने पेपर्स रीड करोगे ना, ओवरलुक दोगे, आपको ये समझ आ जाएगा अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। देखिए, पुरानी चीज किसी को पसंद नहीं आती है। आप किसी शादी में ना अपने कपड़े भी रिपीट नहीं करते हो, तो आप कैसे सोच रहे हो कि अगर आप रिपीटेड टॉपिक लेके चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। यानी इन 8-10 पेपर को पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा मार्केट में क्या क्या हो चुका है और किन एरियाज को अभी पिक नहीं किया गया है, और यहीं से डिसाइड हो जाएगा आपका टॉपिक कि साइकोलॉजी में बिहेवियरिस्टिक स्कूल पर अभी काम नहीं हुआ, ये साइकोलॉजी में कॉग्निटिव स्कूल पर काम नहीं हुआ, मैं इस पे करूंगा, ठीक है। एंड देन इन्हीं 8-10 पेपर को जब आप रीड करोगे ना, तो जितना भी कंटेंट है वो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में मदद करेगा। क्लियर? एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर टॉपिक यू कैन डिसाइड एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में मेंशन्ड होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है तो आप हाइपोथेसिस बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई कल्चरल स्टडी कर रहा हूँ, किसी सोशल ग्रुप पे स्टडी कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में आपको हाइपोथेसिस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज मेड व्हेन यू हैव क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर? अब आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे गूगल पर सब कुछ मिल रहा है, एटलीस्ट उसको यूज कीजिए। सो सर्व एज मच एज यू कैन। जितने ज्यादा रिसर्च पेपर्स को रीड करोगे आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वो आप खुद करोगे। अगर मैं आपको प्रपोजल बना के दे दूंगी, आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे, आपको उसके ना आगे का पता होगा ना पीछे का, एंड होगा क्या, आपको एग्जामिनर फंसा दे देगा और आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। वैसे ही 70% वेटेज स्कोर किया, हम वहां पे पहले ही कमजोर है। अगर प्रपोजल भी कॉपी पेस्ट ले गए या किसी और का उठा के ले गए, फिर तो सिलेक्शन पक्का ही नहीं होना, ठीक है। द मेन क्वेश्चंस यू शुड नो इज 5 W's। फर्स्ट इज आप ये काम क्यों कर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे इस एरिया में पहले काम हो चुका है, आपके काम में नया क्या है। वाई, आपको पता होना चाहिए नीड ऑफ स्टडी क्या है।
किस पर काम कर रहे हो आप? ये सैंपल, वही सैंपल क्यों, किस एज ग्रुप के लिए, किस स्कूल स्टेज के लिए, किस पर्टिकुलर कल्चर को, और उसी को ही क्यों स्टडी कर रहे हो? क्या पढ़ोगे? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आपके हाइपोथेसिस क्या है? भैया क्या पढ़ने वाले हो? कहाँ पे जाके करोगे सब कुछ? किस, आप गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कर रहे हो, रूरल कर रहे हो, अर्बन कर रहे हो, सब अर्बन्स कर रहे हो, ट्राइबल्स पे कर रहे हो, किस जोग्राफिकल ग्रुप पे आप फोकस कर रहे हो, एंड हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर कंप्लीट स्टडी, कितने टाइम में आप इसको पूरा करने वाले हो? रिसर्च ऐसी भी ना हो कि 8 साल तक चल रही है, रिसर्च ऐसी भी ना हो 5, मैक्सिमम कोशिश की जाती है आइडल रिसर्च शुड वाइंड ऑफ बिटवीन 4 to 5 ईयर्स में रिसर्च को खत्म करना ही होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम पीरियड। क्लियर? अगर आप चाहते हो हम आपके रिसर्च प्रपोजल को रिवाइज कर दें या चेक कर लें, तो आप मुझे मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप हिना मैम टेक्स्ट बुक या एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना पर सेंड कर सकते हो, एंड दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी @Dr. हिना। आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, सो दैट आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर 1 ईयर। कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चांसेस कम है, लेकिन स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मैं सच्चाई बता रही हूँ, वहाँ JRF और नेट को प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में हैं या आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, तो बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PhD मेंटोरशिप का गाइडेंस मिलता है। ये पूरा कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नोट्स, PDF, पेपर 1, पेपर 2, बूस्टर, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सब कुछ के साथ PhD का मेंटोरशिप प्रोग्राम, पूरा एक कोर्स है 8-10 क्लासेस का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 10 to 15 क्लासेस का इनफैक्ट। क्लियर? साथ में आपको टेक्स्ट बुक का पास भी फ्री मिल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आप इसमें हो तो। बेस्ट पार्ट इज, अगर आप यहाँ पर इस कोर्स में और JRF करते हो, तो हम आपको 40,000 पर मंथ की पेड इंटर्नशिप भी दे रहे हैं 3 महीनों के लिए, यानी कि 1,20,000 रुपए की। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है, आप मुझे एनी टाइम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग ओवर विद यू, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज करिए, अपना प्रपोजल शेयर कीजिए। ठीक है, अब रही ये वीडियो का लिंक, मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एंड इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ये यहाँ पर, अदरवाइज आप ये लिख देना हिना, इनफैक्ट आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आप लिखिए हिना टेक्स्ट बुक रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो आपको YouTube भी मेरा वीडियो ओपन करके दे देगा, वहां पे कई सारी मेरी वीडियोस है रिसर्च प्रपोजल्स की, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो आई विल शो यू, यहां जाइए, आप लिखिए हिना टेक्स्ट बुक रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो। ठीक है, आप नीचे जाइए, रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड, देन यू हैव रिसर्च प्रपोजल, व्हाट इज PhD, सारी रिसर्च प्रपोजल एज पर UGC न्यू गाइडलाइंस। तो आपको इजीली यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी रिसर्च प्रपोजल की डिटेल में। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी इन वीडियो से एक स्टूडेंट का पोस्ट डॉक्टरल ICSSR में भी सिलेक्शन हुआ है। इतनी डीपली समझाया गया है कि आपको कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाने, दीज वीडियोस आर मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? तो ऐसा नहीं सोचना कि ओनली PhD कैटेगरी में अब हमारे लिए कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है, अगर आप ठान लोगे और आपका प्रपोजल बहुत स्ट्रांग होगा तो। अब सारी गेम आपके प्रपोजल पर है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। GSP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।